नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आज़ाद सिंह चौहान आपका इस एकलव्य स्टडी ग्रुप के ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, जैसा कि आपने देखा है 21 जून को हमने एक सूर्य ग्रहण का अनुभव किया है। तो मैं इसके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो प्रकृति में सबसे ज़्यादा ऊष्मा, प्रकाश और ऊर्जा देने वाला जो स्रोत यानी जो सूर्य है, वो भी क्या हो सकता है, ग्रहण का शिकार हो सकता है। इतना बड़ा सूर्य है, इतना बड़ा सोर्स ऊर्जा का, ऊष्मा का, उसको भी ग्रहण लग सकता है कुछ समय के लिए। परंतु फिर से वही जो कुछ समय के लिए अंधकार में डूब गया था और वापस से कुछ समय बाद वो वापस से उसी प्रकार से अपना प्रकाश, ऊष्मा, ऊर्जा प्रदान कर रहा है। तो इसके माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि जब प्रकृति का प्रत्येक अंग, सूर्य, चंद्रमा, जितने भी प्रकृति के तत्व हैं, वो सभी निरंतर गतिमान हैं, तो फिर इस प्रकृति का सबसे अमूल्य जो रत्न है, सबसे अमूल्य जो कृति है, यानी मनुष्य, वो कैसे रुक सकती है। तो हमें भी रुकना नहीं है, चलते रहना है निरंतर। और इसी प्रकार जैसे गवर्नमेंट ने भी अनलॉक 2.0 की गाइडलाइंस जारी कर दी है, तो एकलव्य स्टडी ग्रुप्स की तरफ से जो स्टडी का, टीचिंग का जो जरिया है, जिसका दूसरा वर्जन हम लेकर आए हैं 2.0 ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक है समास। ठीक है, ये समास क्या है समझेंगे। तो समास दो शब्दों से मिलकर बना है, सम और आस। सम का मतलब है उचित रूप में, और आस का मतलब है पास में आ जाना, स्थित हो जाना। यानी दो शब्दों का या दो पदों का उचित रूप में पास में आ जाना। पास में क्यों लिया जाता है उनको? संक्षिप्त करने के लिए, छोटा करने के लिए। छोटा रूप क्यों किया जाता है तो हम समझेंगे। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर, दही में डूबा हुआ बड़ा। ठीक है, ये बड़ा सा सेंटेंस है। इस बड़े से सेंटेंस को मैं लिख सकता हूँ दही बड़ा भी लिख सकता हूँ मैं। ठीक है ना। तो इसलिए बड़े से सेंटेंस को छोटे रूप में, संक्षिप्त रूप में, सार्थक रूप में अगर हम लिख सकते हैं, तो जिस माध्यम से लिखते हैं वो समास कहलाता है। ठीक है, तो समास का मतलब है संक्षिप्त रूप, छोटा रूप। ठीक है, उसके बाद में इसको क्या कहते हैं? दो पदों का मेल कहते हैं। ध्यान रखिए, जो संधि का नाम आपने सुना होगा, तो संधि का मतलब है वर्णों का मेल। ठीक है, दो वर्ण वहां मिलते हैं। जो समास है वो पदों का मेल है। इसे हम शब्दों का मेल नहीं कहेंगे बल्कि पदों का मेल कहेंगे। ठीक है, शब्द और पद में क्या डिफरेंस है? वर्णों का वर्ण जहां मिल जाते हैं तो वर्ण जुड़ते हैं तो शब्द बनता है, और शब्द जब व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध करके जब वाक्य में प्रयुक्त किया जाता है तो उसे हम पद कहते हैं। तो जब व्याकरण हम पढ़ेंगे तब हम ये पद शब्द को काम में लेंगे। तो यहाँ पर समास का मतलब है पदों का मेल। कौन कौन से पद हैं? उसमें कम से कम दो पद तो होंगे। पहला पद कौन सा होगा? पूर्व पद कहलाएगा, और दूसरा पद जो है वो उत्तर पद कहलाएगा। पूर्व और उत्तर पद। ठीक है, उसके बाद में जिसमें ये बड़ा सा सेंटेंस लिखा, यानी ये समास विग्रह कहलाएगा। समास को हमने विग्रह किया है, तोड़ दिया है। ठीक है, समास विग्रह। और जब इसको हमने जोड़ दिया है, ठीक है, संक्षिप्त रूप जब इसका लिख दिया है, ये जो शब्द हमारा कहलाएगा ये समस्त पद कहलाएगा। समास कर देना, जोड़ देना। ठीक है, तो यहाँ चार शब्द हमको ध्यान रखने हैं। एक तो पूर्व पद, पहला पद, उत्तर पद मतलब सेकंड वाला, नेक्स्ट वाला, दो पद हो गए, और एक समास का विग्रह करना यानी अलग अलग करना, और समस्त पद यानी उनको जोड़ देना। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं समास के भेद। समास के जो भेद हैं संस्कृत में 5 हैं। ठीक है, और अगर पूछा जाएगा हिंदी में समास के कितने भेद हैं, और वो पदों के आधार पर, पदों की प्रधानता के आधार पर समास के 4 भेद हैं। ठीक है, पद कितने जो पदों की जो प्रधानता है, तो उसके आधार पर हम 4 भेद मान सकते हैं। ठीक है, पहला जो है अव्ययी भाव समास है, जिसमें पहला पद प्रधान होता है। जहां पहला पद प्रधान होता है वो अव्ययी भाव समास है। जहां पर दूसरा पद प्रधान होता है, दूसरा पद जहां प्रधान होता है उसको तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है,
और कर्मधारय जो है वो इसी का ही एक भेद है, क्योंकि इसमें भी दूसरा पद प्रधान होता है, ठीक है। और तत्पुरुष का भेद कौन है? कर्मधारय। और कर्मधारय का भेद कौन है? द्विगु समास, ठीक है। तो ये जो तीनों समास है, इन तीनों में कौन सा पद प्रधान है? दूसरा पद प्रधान है, ठीक है। इनको इसलिए हम इन तीनों समास को एक यूनिट भी मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पहला पद प्रधान है तो अव्ययी भाव, दूसरा है तो तत्पुरुष समास, जिसमें दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद जहां समान होंगे वो द्वंद्व समास कहलाएगा। दोनों पद प्रधान है इसलिए द्वंद्व समास, ठीक है। और जहां दोनों पद गौण हो, यानी जिनका अर्थ वहां प्रमुखता से नहीं लिया जा रहा है, जहां कोई अन्य पद या तीसरा पद प्रधान होता है, वहां हम बहुब्रीहि समास मानते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार 4 समास ये हम पढ़ेंगे। और अगर काउंटिंग देखें तो ये हमारे 6 समास हो गए हैं, ठीक है। टोटल 6 समास हैं, 1 2 3 4 5 और 6। इस प्रकार हम 6 समास पढ़ेंगे। अगर पूछा जाएगा पदों की प्रधानता के आधार पर कितने समास होते हैं, तो हम 4 समास कह सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद में हम नेक्स्ट देखेंगे अव्ययी भाव समास, ठीक है। हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा समास है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव क्या है? नाम से ही पता लग रहा है कि जिसमें पहला पद अव्यय हो, ठीक है। अव्यय, जिसका पहला पद अव्यय होता है वो अव्ययी भाव समास है, ठीक है। अव्यय क्या है? अव्यय का दूसरा नाम होता है अविकारी, ठीक है। अविकारी का मतलब है जिसमें विकार नहीं होता है, जिसमें विकार नहीं होता वो अविकारी कहलाता है। या फिर जिसमें जो व्यय नहीं होता, व्यय नहीं होता है, खर्च नहीं होता है, उसको हम क्या कह सकते हैं? अव्यय कह सकते हैं, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया है कि ये 5 प्रकार के होते हैं अव्यय शब्द, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पूर्व पद जिसका अव्यय होगा वो अव्ययी भाव कहलाएगा। तो क्या परिभाषा हो जाएगी इसकी? जिसका पूर्व पद अव्यय हो और जिसका पूर्व पद प्रधान हो तो उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं, ठीक है। कैसे होगा? जैसे मैंने लिखा यथाशक्ति, यथाशक्ति, तो यहाँ 2 शब्द हैं, 2 पद हैं, ठीक है। और पहला जो पद है यथा, ये एक अव्यय है, ठीक है, जो चेंज नहीं हो रहा है। तो इसलिए जिसका पहला पद प्रधान होगा वो अव्ययी भाव समास। और समास विग्रह क्या हो जाएगा? शक्ति के अनुसार। इसी प्रकार हम लिख देंगे प्रतिदिन। तो प्रति क्या है? एक अव्यय है, इसलिए अव्ययी भाव समास हो गया। और समास विग्रह क्या हो जाएगा? दिन दिन या हर दिन या प्रत्येक दिन, ठीक है। उसके बाद में हम देखेंगे कि जिसका हो सकता है कि जिसका पहला पद अव्यय नहीं हो, और अगर जिसका पहला पद उपसर्ग हो तो भी वो अव्ययी भाव समास कहलाएगा। कैसे कहलाएगा? जैसे मैंने लिखा अत्यधिक। अत्यधिक का मतलब होता है अधिक से भी अधिक, ठीक है। तो यहाँ पर अति उपसर्ग है, ये यण संधि का भी एग्जाम्पल है, अति प्लस अधिक, तो बन जाएगा अत्यधिक, ठीक है। तो यहाँ पर अति उपसर्ग है, अति प्लस अधिक, तो यहाँ अति उपसर्ग है, इसलिए ये अव्ययी भाव समास कहलाएगा, ठीक है। इसके बाद में लिखा हुआ है जिसमें द्विरुक्त शब्द हों, जो 2 शब्द हैं समान शब्द होंगे, अगर वो आ जाए तो भी हम क्या कह सकते हैं कि वो अव्ययी भाव समास है। कैसे? जैसे मैंने लिखा रात रात, रात रात या दिन दिन, ठीक है, सॉरी, रात रात लिखा, दिन दिन लिखा, पल पल लिखा, ठीक है। तो ये दोनों शब्द समान हैं और दोनों शब्द समान होने के कारण ये अव्यय बन चुके हैं, इसलिए हम इनको क्या कहेंगे? अव्ययी भाव समास। और समास विग्रह क्या हो जाएगा? प्रत्येक रात या हर रात, और पल पल का क्या हो जाएगा? हर पल, ठीक है। नेक्स्ट है दोनों पद अव्यय। दोनों पद अव्यय कैसे? जैसे हमने लिखा हाथ और हाथ, ठीक है, इन दोनों को मिलाते हैं तो बन जाता है हाथों हाथ, ठीक है। एक शब्द बन गया हाथों हाथ, यानी हाथ ही हाथ में। तो 2 शब्द थे, दोनों को मिला देने पर ये एक शब्द जो बना ये अव्यय बन चुका है। तो इसलिए हम इसको क्या कह देंगे? हाथों हाथ, इस शब्द में क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। और समास विग्रह क्या होगा? हाथ ही हाथ में, ठीक है। जैसे रातों रात, रात ही रात में, एक ही रात में कोई व्यक्ति अमीर बन गया, ठीक है। इसके बाद में है जिसका उत्तर पद अव्यय हो, जैसे मैंने लिखा विनम्रता पूर्वक या सावधानी पूर्वक, ठीक है, विनम्रता पूर्वक,
सावधानी पूर्वक। ठीक है, ये जो पूर्वक शब्द है ये क्या हो जाएगा, ये अव्यय है। तो जिसका उत्तर पद, जिसका दूसरा पद अव्यय हो वो भी क्या हो सकता है, अव्ययी भाव हो सकता है। यानी पहला पद अव्यय होता है तो अव्ययी भाव है ही है। यानी कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी आ सकते हैं कि जिसका दूसरा पद अव्यय होता है तो भी हम उसको क्या कहेंगे, अव्ययी भाव समास। ठीक है, विनम्रता पूर्वक। ठीक है, विनम्रता पूर्वक या तद अनुसार, अनुसार भी क्या है, एक हो जाएगा तद अनुसार। ठीक है, या सेवार्थ, अनुसार क्या है, ये अव्यय है। या सेवार्थ यानी सेवा के लिए, सेवा प्लस अर्थ, अर्थ क्या है, एक अव्यय है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि जहां पहला पद अव्यय हो और जिसका पहला पद प्रधान हो, ये बात मुख्य रूप से हमको ध्यान रखनी है, तो वो कहलाएगा अव्ययी भाव समास। इसके बाद में हम बात करते हैं तत्पुरुष समास। ठीक है, तो तत्पुरुष समास में हम देखेंगे, तत्पुरुष समास में हम देखेंगे कि जिसका, ये दूसरे नंबर पे आता है, तो जो दूसरे नंबर पे आ रहा है जिसका दूसरा पद प्रधान होता है उसको हम कहते हैं तत्पुरुष समास। तत् का मतलब होता है वह, तत् यानी वह। यानी जैसे हमने देखा है कि दिस और दैट, दिस यानी यह पास की चीज के लिए और दैट माने दूसरी दूर जो चीज होती है उनके लिए। तो तत् यानी वह, दूसरा वाला, जिसका दूसरा पद प्रधान होता है वो तत्पुरुष समास कहलाता है। पहली बात तो ये ध्यान में रखनी है। और दूसरी बात हमको क्या ध्यान में रखनी है, जिसकी जहां पर द्वितीया विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक का लोप हो जाता है, जहां पर द्वितीया विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक का लोप हो जाता है, लोप का मतलब लुप्त हो जाना, गायब हो जाना, वो जो विभक्ति चिन्ह होंगे वो हट जाएंगे, तो वो कहलाएगा, वो तत्पुरुष समास कहलाएगा। तो दो बातें ध्यान रखनी है, पहली द्वितीया से सप्तमी विभक्ति तक का लोप हो जाता है और जिसका दूसरा पद प्रधान होता है, यानी उत्तर पद प्रधान होता है। कैसे होता है इसमें, जैसे विभक्ति हमने देखी है, विभक्ति यानी कारक जो है वो 8 प्रकार के हैं और यहां हम कितने काम में लेंगे, 6, कर्म कारक से लेकर अधिकरण कारक, तो ये 6 यहां पर काम में आएंगे। ठीक है, तो कर्म कारक का मतलब द्वितीय विभक्ति, ये तृतीय विभक्ति, ये चतुर्थी विभक्ति, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति तक। ठीक है, अब हम समझेंगे कि इनका लोप कैसे हो जाता है। जैसे मैंने लिखा, एक एग्जांपल में लिखता हूं, घुड़दौड़, घुड़दौड़, सॉरी इसको हम लिख देंगे जैसे घोड़ों की दौड़। जैसे मैंने कोई सेंटेंस लिखा, घोड़ों की दौड़, तो इस टाइप से ये मैंने शब्द जो लिखा इसको हम लिख सकते हैं घुड़दौड़, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ऐसा करने पर क्या हुआ, ये जो की था, की क्या है, ये संबंध कारक का चिन्ह है। संबंध जो है कारक, उसका चिन्ह है काके की, रारेरी, नानेनी। ठीक है, तो ये जो चिन्ह था, ये जब यहां आने पर हट गया है, लोप हो गया है, तो इसे हम कहेंगे संबंध तत्पुरुष। ठीक है, जैसे मैंने लिखा, एक एग्जांपल में लिख रहा हूं, लिखा जेब को काटने वाला या कतरने वाला, जेब को कतरने वाला। इस शब्द को, इस बात को हम, इस वाक्यांश को हम क्या लिख सकते हैं, जेब कतरा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, ये जो को था, ये को जो विभक्ति चिन्ह था, को कहां पे आता है, कर्ता ने कर्म को, यहां पर ही आ जाता है, यानी ये द्वितीय विभक्ति हो गई और ये कौन सा समास हो गया, कर्म तत्पुरुष समास हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि ये जो को था ये यहां पर कट गया है, लोप हो गया है, गायब हो गया है। इसमें तो था लेकिन इससे गायब हो गया है। ठीक है, तो ये जो जेब कतरा, ये जो शब्द है वो कहलाएगा कर्म तत्पुरुष समास, क्योंकि इसमें द्वितीय विभक्ति का लोप हो गया है। ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे, इसी प्रकार ये सारे एग्जाम्पल बन जाएंगे। इसके बाद में हम देखेंगे 7वां जो एग्जाम्पल है, अलुक तत्पुरुष समास। अलुक तत्पुरुष, ये 6 तो होते ही हैं। ठीक है, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। इसके बाद में ये 4 जो इसके भेद हैं, एक्स्ट्रा हैं, अतिरिक्त हैं, ये भी इसी के अंदर गिन सकते हैं, माने जा सकते हैं। ठीक है,
इसके बाद में 7वें नंबर पे क्या आ सकता है? अलुक तत्पुरुष। ठीक है, अलुक का मतलब है अलुक, यानी जो जिसका विभक्ति चिन्ह गायब नहीं होता है। अभी तक तो हमने क्या पढ़ा कि जहां पर द्वितीय विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक जो चिन्ह है, कारक चिन्ह जो काके की, ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से, ये जो चिन्ह है गायब हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं, तो वो कहलाता है तत्पुरुष समास। लेकिन ये इसका भेद ऐसा है जिसमें कोई चिन्ह गायब नहीं होता है, ये संस्कृत से लिया गया है। ठीक है, तो ये अलुक तत्पुरुष समास है। ठीक है, कैसे? जैसे मैंने लिखा मनसिज, मनसी और जय। अगर इसका मैं समस्त समास विग्रह करूं तो बनेगा मन में जन्मने वाला, जन्मने वाला। ठीक है, तो यहां पर मनसी का मतलब क्या हो जाता है? मन में। ये भी मन में लिखा हुआ है, ये भी मन में लिखा हुआ है, यानी जिसका समास विग्रह करने पर भी जो चिन्ह है, विभक्ति चिन्ह है, वो गायब नहीं होता है। हम देखेंगे मनसी, संस्कृत में इसका मतलब होगा मन में, और यहाँ पे भी मन में लिखा है, तो यहाँ पर विभक्ति चिन्ह गायब नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? अलुक, यानी विभक्ति चिन्ह गायब नहीं होना। ठीक है, इसी प्रकार देख सकते हैं हम युधिष्ठिर, युधिष्ठिर। तो मैं जब इसको लिखूंगा, युधि को बन जाएगा युधिष्ठिर, युद्ध में स्थित, ये रहने वाला, युद्ध में स्थिर रहने वाला। ठीक है, तो यहाँ पर युधि लिखा हुआ है, यहाँ पर भी युद्ध में लिखा हुआ है, तो कोई चेंज नहीं आ रहा है समास विग्रह करने पर भी। तो जहाँ समास विग्रह करने पर भी विभक्ति का लोप नहीं हो रहा है, तो वो कहलाएगा अलुक तत्पुरुष समास। ठीक है, उसके बाद में हम देखेंगे नण तत्पुरुष समास। नण तत्पुरुष में क्या हो जाएगा? न का बोध होगा। न का मतलब नहीं होने का, अभाव होने का। जैसे मैंने लिखा अज्ञान, तो यहां पर ए आ गया। ए का मतलब नहीं होना। क्या नहीं होना? ज्ञान का अभाव। ठीक है, इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा? ज्ञान का अभाव। तो ए का मतलब होता है नहीं होना, तो जहां नहीं होने का बोध होता है तो वो कहलाएगा नण तत्पुरुष समास। ठीक है, जैसे मैंने लिखा नालायक। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं लायक होने का अभाव। ठीक है, यानी वो लायक नहीं है, किसी भी लायक नहीं है। ठीक है, लायक का अभाव। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो ना आ गया और किसको प्रकट कर रहा है? नहीं को प्रकट कर रहा है, इसलिए नण तत्पुरुष समास है। ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे मध्यम पदलोपी तत्पुरुष। मध्यम पदलोपी का मतलब है, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जिसका विभक्ति चिन्ह गायब हो जाए, लेकिन इसमें हम क्या समझेंगे कि जिसपे विभक्ति चिन्ह ही गायब नहीं होगा, कर्ता ने कर्म को यही गायब नहीं होगा, बल्कि पूरा का पूरा एक पद गायब हो जाएगा। कैसे? जैसे हमने ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है यहाँ पर, दही में डूबा हुआ बड़ा। तो इसमें क्या है, खाली ये में गायब नहीं हुआ है, बल्कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक मध्य का पद, बीच का पद जो है वो गायब हो चुका है, इसलिए इसको हम क्या कह देंगे? मध्यम पदलोपी तत्पुरुष। देखिए दूसरा एग्जाम्पल कि रेल पटरी पर चलने वाली गाड़ी, रेल पटरी पर चलने वाली गाड़ी, ये एग्जाम्पल मैंने लिखा। इतने बड़े एग्जाम्पल को मैं लिख सकता हूँ रेलगाड़ी। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पर था, विभक्ति चिन्ह है पर, लेकिन ये पर गायब नहीं हुआ है, बल्कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो शब्द है ये गायब हो चुका है। यानी मध्यम का पद, बहुत सारे पद, 2-3 शब्द ही गायब हो जाएं तो वो कहलाएगा मध्यम पदलोपी तत्पुरुष। ठीक है, विभक्ति चिन्ह के साथ में कुछ शब्दों का भी गायब हो जाना, हट जाना। ठीक है, इसके बाद में देखेंगे उपपद तत्पुरुष। 10वें नंबर पे है उपपद। उपपद का मतलब है जिसका उपपद, उपपद का मतलब होता है उत्तर पद जिसका प्रधान हो, जिसका उत्तर पद प्रधान हो। उत्तर मतलब दूसरा वाला प्रधान हो। ठीक है, जिसका उत्तर पद प्रत्यय हो, उत्तर पद जिसका प्रत्यय हो तो वो कहलाएगा उपपद। कैसे कहलाएगा? जलज, जलज लिखा मैंने, तो जल एक शब्द है और जय एक प्रत्यय लगा हुआ उसके बाद में। ठीक है, तो जहां पर एक शब्द में प्रत्यय लगा हो, यानी उत्तर पद जिसका एक प्रत्यय होता है,
वो क्या कहलाएगा? उपपद। जैसे मैंने लिखा लेखक, लेखक यानी लेख प्लस अक प्रत्यय, इसमें जय प्रत्यय है, इसमें अक प्रत्यय है। ठीक है, तो जहां उत्तर पद एक प्रत्यय होता है वो क्या कहलाएगा? उपपद तत्पुरुष। इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा? जल में जन्मने वाला, और इसका क्या हो जाएगा? लेख को लिखने वाला। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, तीसरा हमारा समास जो है वो कर्मधारय समास है। ठीक है, कर्मधारय में क्या होता है? थर्ड नंबर पे कर्मधारय, इसको समझते हैं डिटेल से। कर्मधारय का मतलब होता है कर्म को धारण करने वाला। ठीक है, इसको ऐसा समझ सकते हैं, कर्म का मतलब विशेषता, यानी जो विशेषता को धारण करने वाला समास होता है वो कहलाता है कर्मधारय समास। विशेषता को धारण कौन करता है? ठीक है, विशेषता को धारण करता है विशेषण। विशेषण यानी वो क्या करता है? विशेषता बताता है, किसकी? संज्ञा या सर्वनाम की। ठीक है, तो जहां पर इसके लिए हमको तीन बातें समझनी है। पहली बात, जिस समास में एक पद विशेषण हो दूसरा विशेष्य हो, जहां पर एक विशेषण दूसरा विशेष्य होगा तो वो क्या कहलाएगा? वो कर्मधारय समास कहलाएगा। दूसरा एग्जाम्पल हम देखेंगे कि दूसरा हमको ध्यान रखना है बात का कि जिसका एक पद उपमान हो दूसरा उपमेय हो। ठीक है, जिसका एक पद उपमान हो दूसरा उपमेय हो तो वो क्या कहलाएगा? कर्मधारय समास। ठीक है, और उसके बाद में हमको देखना है जिसका उत्तर पद क्या हो? उपसर्ग हो। उत्तर पद जिसका उपसर्ग हो। ठीक है, यहां पर तो पहला पद विशेषण दूसरा विशेष्य है। कैसे हो सकता है? जैसे मैंने लिखा काली मिर्च, ये एग्जाम्पल मैंने लिखा। ठीक है, तो काली मिर्च का मतलब है कि यहां दो शब्द हैं। मिर्च, मिर्च क्या है? यहां पर विशेष्य है, जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य कहलाता है, और जो विशेषता होती है वो विशेषण। ये विशेषण है, इससे विशेषता पता लग रही है। ठीक है, तो यहां पर एक विशेषण है दूसरा विशेष्य है, तो क्या कहलाएगा? कर्मधारय समास। ठीक है, समास विग्रह क्या हो जाएगा? काली है जो मिर्च, काली है जो मिर्च, इस प्रकार से इसका समास विग्रह हो जाएगा। या हम लिख देंगे सद्भावना, सद्भावना, इसका समास विग्रह कैसे करेंगे? सत है जो भावना, सत यानी अच्छी है जो भावना, अच्छी है जो भावना, ऐसी भावना जो अच्छी है, सद्भावना हो गया। तो यहाँ पर ये जो समास, ये जो शब्द है ये क्या कहलाएगा? विशेष्य। ठीक है, कैसी भावना है? अच्छी भावना है, उसकी विशेषता है अच्छी, तो ये विशेषण हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से पहली बात हमको ध्यान में रखनी है कि एक पद विशेषण होता है दूसरा विशेष्य होता है। उसके बाद हमको ध्यान में रखना है कि उसका एक पद उपमान या एक पद उपमेय भी हो सकता है। उपमेय का मतलब जिसकी तुलना की जाए, और उपमान मतलब जिससे तुलना की जाए। तो जैसे मैंने लिखा चंद्रमुखी, चंद्रमुखी। ठीक है, तो चंद्रमुखी में एक मुख है, मुख जो है, मुख हो गया उपमेय। हम तुलना कर रहे हैं किसी के मुख की, किससे कर रहे हैं? चंद्रमा से कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा उपमान। जिसकी तुलना करेंगे वो उपमेय है, जिससे करेंगे वो उपमान है। ठीक है, और इसका समास विग्रह हम करना चाहेंगे तो हो जाएगा चंद्रमा के समान मुख या चंद्र के समान मुख। ठीक है, चंद्र के समान मुख। ठीक है, और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं चंद्रमा रूपी मुख, चंद्रमा रूपी मुख। ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे एक एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा कमल नयन, कमल नयन। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या कि कमल के समान नयन, कमल के समान नयन या कमल रूपी नयन। ठीक है, तो इस प्रकार से एक पद क्या है? ये उपमेय है, और एक पद क्या है? उपमान है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको तीन बातें ध्यान में रखनी है। इसमें एक पद विशेषण होगा, एक पद विशेष्य। दूसरी बात क्या है? इसमें एक पद उपमान होगा दूसरा उपमेय होगा।
और इसमें तीसरी बात क्या है, जिसका उत्तर पद पूर्व पद जिसका उपसर्ग हो, ठीक है, पूर्व पद जिसका उपसर्ग होता है वो क्या हो जाएगा, वो कहलाएगा कर्मधारय समास। तो इस क्लास में हमने समझे समास के 3 रूपों को समझा। नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे समास के जो बाकी 3 रूप हैं उसको। धन्यवाद।